Hello friends, welcome in your physics class. Today's topic is superposition of waves. दोस्तों ये टॉपिक चैप्टर नंबर 6 पैराग्राफ 6.4 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में से है, जिसे टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 134 पे देख सकते हैं. Let us understand the concept of superposition of waves with simple example. Suppose we have a car और ये कार अचानक रास्ते में बंद पड़ जाती है. ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे दोस्तों को कॉल करेंगे. हमारे दोस्त हमारे हेल्प के लिए तुरंत आ गए और आते ही उन्होंने धक्का मारना शुरू कर दिया. धक्का वो कुछ इस प्रकार से मार रहे थे. सामने से आया 500 न्यूटन का फोर्स, पीछे से जा रहा है 600 न्यूटन का फोर्स. ऐसे में दोनों का फोर्स जब साइमल्टेनियसली कार पे एक्ट होता है तो उनका नेट फोर्स मिल जाएगा हमको 100 न्यूटन. अरे इतने ताकतवर फोर्स होने के बाद में भी सिर्फ 100 न्यूटन का फोर्स इसलिए आया बिकॉज दे वेयर पुशिंग द कार इन अपोजिट डायरेक्शन. समझ गए. अब दोनों दोस्त को बताया जाएगा कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने से कार आगे बढ़ेगी. तो फिर दोनों दोस्तों ने पीछे से धक्का मारना शुरू कर दिया. अब क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार विल बी 1100 न्यूटन. राइट दोस्तों, इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, जब दोनों फोर्सेस अपोजिटली डायरेक्टेड थे उस वक्त में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार मिनिमम था. लेकिन जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में थे तब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार मैक्सिमम हो गया. अब इसी प्रकार से जब कोई वेव मीडियम में से पास होती है तो मीडियम का पार्टिकल भी वाइब्रेट होता है, क्योंकि उसके ऊपर में भी वेव के तरफ से एक फोर्स एक्ट होता है जिसकी वजह से वो वाइब्रेट होना शुरू करता है. और उसी वाइब्रेशन में उसका एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. जब हम वेव बदलते तो ये फोर्स भी बदल जाता है, क्योंकि ये फोर्स दरअसल वेव जो एनर्जी कैरी कर रही है उसके ऊपर निर्भर है. इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कैरीड बाय द वेव. सो चलिए ऐसे ही कंसिडर करते हैं हम दो वेव्स को जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है. चलिए सबसे पहले मैं वेव नंबर 1 की बात करता हूँ जो v = n लैम्डा स्पीड से मीडियम में आगे बढ़ रहा है. ऐसे में पार्टिकल ऑफ द मीडियम p वाइब्रेट हो रहा है विद डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड a1. और मैं दूसरे वेव की भी बात कर रहा हूँ. अगर वो पॉइंट p में से पास होता था इंडिपेंडेंटली, पार्टिकल p का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता a2. ठीक है ना. अब ये दोनों के दोनों वेव अगर साइमल्टेनियसली पॉइंट p में से पास हो जाए, अर्थात पॉइंट p अब कॉमन पॉइंट है, तो ऐसे वक्त में पॉइंट p का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वेक्टर सम ऑफ a1 एंड a2. ठीक है. इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होना चाहिए r इक्वल्स अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a1 एंड वेक्टर a2. वेव की लैंग्वेज में इस थीटा को हम यहाँ पर फेज कहेंगे. When two or more waves traveling through a medium, जब दो या दो से अधिक वेव मीडियम में से पास होते हैं through a common point, each wave produces its own displacement at that point, independent of presence of the other wave. फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने क्या किया, एक रस्सी के ऊपर में हमने दो क्रिस्ट बनाए और दो क्रिस्ट ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को. दोनों के दोनों क्रिस्ट दो वेव पल्सेस से जो एक दूसरे पे इंटरफेयर होने के लिए आगे बढ़ रही है. गौर से देखिए, इस क्रिस्ट पे ऊपर में पहला वाला जो क्रिस्ट है वो अपना a1 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और सेकंड वाला a2 कर रहा है, ऐसा मान के चलिए. ठीक है ना. जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे एट पॉइंट p, तो पार्टिकल जो है, जो कॉमन पार्टिकल है मीडियम का, जैसे यहाँ प्रिंसिपल में बताया उस प्रकार का पार्टिकल p दोनों ही वेव की वजह से डिस्प्लेस होगा. ओके. और हर कोई वेव अपना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर वेव. तो पहला क्रिस्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट a1 करेगा, दूसरा क्रिस्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट a2 करेगा. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिलना चाहिए a1 प्लस a2. फ्रेंड्स, एक बात और सुनिए, यहाँ पर जो a1 प्लस a2 आया वो इसलिए भी हुआ क्योंकि क्रिस्ट पे क्रिस्ट गिरा है ना. क्या होता अगर ट्रप पे ट्रप गिरता, चलिए देखते हैं. अब देखिए, ट्रप के अंदर में भी सेम बात आपको देखने को मिल रही है. यहाँ पार्टिकल p जो है वो वापस से a1 प्लस a2 इतना उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है.
ठीक है ना। अब ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमको मैक्सिमम मिल रहा है, इसके पीछे का एक कारण और समझ लीजिए। क्रिस्ट पे क्रिस्ट गिरा या ट्रप पे ट्रप गिरा मतलब क्या? देखिए, जब दो क्रिस्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो दोनों क्रिस्ट में पार्टिकल वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में थी। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और वो दोनों क्रिस्ट जब ओवरलैप होंगे तो दो क्रिस्ट के बीच का फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, इस प्रकार से ये रहना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये दोनों क्रिस्ट जो है या दोनों पल्सेस जो है वो इन फेज है। और जब वो दोनों पल्सेस, ओवरलैपिंग पल्सेस इन फेज रहते हैं तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, दोनों को हम एक क्रिस्ट और एक ट्रप लेके देखते हैं। अगर एक क्रिस्ट और ट्रप ऐसे दो वेव पल्सेस एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है तो क्या होता है? ऐसे में हमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि दोनों ही पल्सेस में आप देख रहे हो पार्टिकल वेलोसिटी अपोजिट टू ईच अदर है। जब पार्टिकल वेलोसिटी अपोजिट होती है तो हम कहेंगे दोनों वेव पल्सेस आउट ऑफ फेज है। और आउट ऑफ फेज होने के लिए हमें इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना चाहिए? पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, 5 पाई रेडियन एक्सेट्रा, ये होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, जब इन फेज रहेंगे तो हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको मिलने वाला है। और जब मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा तो हम बोलेंगे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है और इसके लिए दोनों वेव पल्सेस आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप पूरी तरह से समझ गए, ऐसी उम्मीद करते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं एक डेरिवेशन की तरफ। चलिए तो बात करते हैं पैराग्राफ 6.4.3 की। ठीक है, यहाँ पे हमें एक डेरिवेशन देखना है जो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हमको एक्सप्लेन कर बताएगा। तो हम इसके लिए कंसिडर करेंगे दो वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड्स होंगे उसके A1 एंड A2। ओके, ऐसा तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है एट x इक्वल टू 0 पे क्या होता है? देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव एट x इक्वल टू 0 इज, अब देखो होता क्या है, हमारे दोनों डिस्प्लेसमेंट आपको बताने हैं। तो y1 इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, ये पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, एंड y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अभी आप बोलोगे ये फाई क्या है? तो एक्चुअली देखो, दो डिफरेंट सोर्सेज वेव जनरेट कर रहे हैं तो उनमें फेज डिफरेंस बनता है। तो ये फेज डिफरेंस जो है मैं फाई से इंडिकेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर जो फाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? दरअसल फेज डिफरेंस है। तो मैं यहाँ वो भी बात मेंशन कर देता हूँ, वेयर फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम हर एक चीज एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं, तो मैं यहाँ पे और एक चीज मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दरअसल ये इक्वेशन तो आपने SHM के लिए देखा था, वेव का इक्वेशन तो कुछ और था। y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है तो आप उसको माइनस के एक्स लेते थे, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है तो प्लस के एक्स लेते थे। पर अब क्या हुआ, अब हमने ऐसे इक्वेशन क्यों लिया? दरअसल ये दोनों इक्वेशन जो आप देख रहे हैं ना, देखो वो कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ही इक्वेशन थे जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे के एक्स और यहाँ पे होना चाहिए प्लस फाइव। अब मैंने क्या बोला, x इक्वल टू 0 बोला ना, तो ये वाली टर्म यहाँ से एब्सेंट हो गई, बराबर है, ये पूरी टर्म ही गायब हो गई यहाँ से। तो अब जो बन गया वो आपका एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन था जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर हम kx के साथ चलते हैं तो थिंग्स विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, और अभी हमने वो कॉम्प्लिकेशन को यहाँ अवॉइड कर लिया है इन ऑर्डर टू मेक द सिंपल कैलकुलेशन, राइट है। तो चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने फेज डिफरेंस ले लिया। अब जानते हैं दो वेव्स हमारे पास में आ रहे हैं और दोनों वेव साइमल्टेनियसली कॉमन पॉइंट P पे गिर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो एक वेव जो है वो अपना डिस्प्लेसमेंट करेगा y1, है ना, उस पार्टिकल का। दूसरा वेव यदि इंडिपेंडेंटली गिरता तो उसका डिस्प्लेसमेंट बनता y2। लेकिन दोनों की दोनों वेव अगर एक साथ कॉमन पॉइंट P पे गिरे तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज, ये बनना है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। देखा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल काम करूँगा, ये y1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, ये y2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। सिंपल, चलिए कर लेते हैं ऐसा ही हम।
तो यहाँ मैं वैल्यू डाल रहा हूँ y1 का, जो कि है हमारे पास a1 साइन ओमेगा टी, और y2 का वैल्यू हमारे पास में है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, मैंने दोनों वैल्यू डाल दिया। अब आप देखो केयरफुली, ये वाली टर्म को देखो, ये टर्म आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं। किस तरह से एक्सपांड करेंगे, चलिए हम बता देते हैं आपको, यूजिंग साइन ऑफ a प्लस बी। इसे मैं एक्सपांड करने जा रहा हूँ, यह ऐसा होगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखो इस तरह से अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करूँगा, लेकिन जो पहला पार्ट है वो मेरा एज इट इज़ रहेगा। सो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज़ है, प्लस यहाँ पे बनेगा a2 कॉमन रहेगा दोनों टर्म में, तो मैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2, यहाँ पे बनना चाहिए हमारा कॉस ओमेगा टी, और ये इनटू बनेगा साइन फाई। ठीक है, इस तरह से मेरी ये टर्म यहाँ पे बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो साइन ओमेगा टी वाली टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है। लेट अस टेक कॉमन देन, तो जो बची हुई क्वांटिटी है वो ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये कुछ क्वांटिटी ब्रैकेट में डाली, और कॉमन जो चीज़ है साइन ओमेगा टी मैंने बाहर ले लिया, प्लस अब जो नेक्स्ट टर्म है वो उसको भी लिख लेते हैं a2 साइन फाई, मैं पहले ले लेता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, और कॉस ओमेगा टी जो है टाइम वाला क्वांटिटी वो बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। अब इस इक्वेशन को गौर से देखना, इस इक्वेशन में ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो इन कांस्टेंट की जगह पे मैं दूसरे कांस्टेंट डाल देता हूँ जो मोस्ट सिंप्लीफाइड हो। ऐसा क्यों करना, ऐसा इसलिए करना कि मैं चाहता हूँ कि ये इक्वेशन का जो ये है पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे ये करना ज़रूरी है। सपोज करते हैं कि a1 प्लस a2 कॉस फाई, दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। देखो जो कॉस वाली टर्म है उसके लिए कॉस लगाना, साइन वाली टर्म को साइन लगाना, एंड दूसरी टर्म देखो वो कौन सी है, साइन वाली टर्म है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ए साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिया है। अब इसमें नंबर भी दे देता हूँ क्योंकि बाद में इसको यूज़ करूँगा मैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तब देखो ऊपर में क्या हो जाता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू, इस जगह पे आएगा ए कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा टी प्लस, और क्या बनेगा यहाँ पे ए साइन थीटा, और यहाँ पे बना कॉस ओमेगा टी। अब देखो वापस से इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए, और यहाँ रहेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, इस तरह से मेरा ये इक्वेशन बन गया है। और आप देख रहे हैं जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर में सेम फ्रीक्वेंसी मिल रही है एज डेट ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव, और ये इंटरफेयरिंग वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी। देखो शुरुआत में देखो ये रहे हमारे इंटरफेयरिंग वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, करेक्ट है दोनों की, और हमारा रिजल्टेंट देखिए इसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट होता है उसको हम इस तरह से पेश करते हैं, और यहाँ पे हम बता देंगे दिस इज रिजल्टेंट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ए। अब सवाल ये है कि एम्पलीट्यूड ए क्या चीज़ है, उसको हमें निकालना है। तो एम्पलीट्यूड ए को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, चलो वो देख लेते हैं। अब मैं यहाँ बोल देता हूँ टू फाइंड ए। इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे आऊँगा। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या बनेगा, इधर साइड में एक स्क्वायर आएगा, इधर में भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर में भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर में भी स्क्वायर हो जाएगा। बाद में हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से ऐड कर देंगे। बराबर है, करेंगे, चलो यही करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे बोल देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग पहले करना है एंड बाद में ऐड भी करना है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलो क्या मिलता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट साइड था वो मैं राइट में ले लेता हूँ ताकि मुझे ए निकालना में आसानी बने। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और ये साइड में बनेगा हमारा a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरी जो टर्म है हमारी वो है a2
साइन फाई, अब इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे हम कुछ इस प्रकार से। अभी यहाँ सामने वाली क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कि ए जो है ए स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर में बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपांड करेंगे, ए वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाई प्लस ये हो जाएगा हमारा ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके, मैंने इसको भी एक्सपांड कर दिया। अब आप बेसिक बात जानते हैं कि आपने 10th स्टैंडर्ड में ये बात पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू। उसी प्रकार से एक बात और सुनिए, यहाँ पर जो है ए टू स्क्वायर और यहाँ पर भी ए टू स्क्वायर कॉमन है, जैसे बिल्कुल इसके तरह ए टू स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में भी यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई बचेगा, बिल्कुल इसकी तरह। तो ये जैसे 1 हो गया ना, उसी प्रकार से ये ब्रैकेट भी 1 होके ए टू स्क्वायर बचेगा, है ना, सही बात है। तो चलो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ अब, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाई प्लस ये बन जाएगा ए टू स्क्वायर, करेक्ट है। इस तरह से मेरा ये इक्वेशन यहाँ पर बन गया है। और ये फाई कौन है, ये तो फेज डिफरेंस है। तो चलो अब हम चलते हैं ए की तरफ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की तरफ, जिसको स्क्वायर रूट लेके हम लिख सकते हैं। अब मैं पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है इसको स्क्वायर रूट के अंदर में सीधे डाल देता हूँ। लीजिए ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हो गया हमारा रिजल्टेंट ए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए। अब जो अभी तक के हमने डिस्कस किए थे ना प्रीवियस पार्ट के अंदर में, फेज़ ये होना चाहिए, फेज़ होना चाहिए, तो दरअसल ये वाला हमारा फेज़ है, ठीक है ना। ये फाई को हम फेज़ बोलते हैं। और फेज़ के ऊपर से क्या क्या कंडीशन बनती है चलो देखते हैं। तो हम लेते हैं स्पेशल केसेस। इफ टू वेव्स आर इन फेज, ओके, फेज में इंटरफेयर कर रहे हैं ना, तो क्या होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे केस में 2 पाई 4 पाई ऐसा भी चल सकता है, और सबके लिए रिजल्ट एक ही आने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस 0 डिग्री प्लस ए टू स्क्वायर। अब कॉस 0 का मतलब 1 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा। तो मुझे इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिला, ए वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू प्लस ए टू स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो मिला है ना, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसे मिल रहा है, मतलब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे। तो मैं कर दूँ इसे, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है उसके साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे मिलेगा ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। तो जब इन फेज रहेगा, मतलब क्रिस्ट पे क्रिस्ट आके गिरेगा या ट्रप पे ट्रप आके गिरेगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए सम ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, है ना, सही बात है। तो स्पेशल केस अभी नंबर 1 वाली ध्यान में आ गई है। चलो अब स्पेशल केस नंबर 2 पे चलते हैं। इफ इंटरफेरिंग वेव्स आर आउट ऑफ फेज, फाई रहना चाहिए पाई रेडियन, बराबर है, या 3 पाई रेडियन 5 पाई रेडियन, सबके लिए एक जैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैं अब ये वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलता है, चलो देखते हैं। ए वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस पाई प्लस ए टू स्क्वायर। अभी यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू क्या मिलती, -1। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होगा, ए वन स्क्वायर, अब ये -1 से इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये निगेटिव टर्म बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, और ये बना ए टू स्क्वायर। यहाँ पर जो मिल रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख रही है। तो इसे मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, ए माइनस ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमें मिलेगा ए वन माइनस ए टू। तो देखिए मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है आपको जब वो आउट ऑफ फेज रहेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा था आपको जब वो इन फेज थे, है ना। दोनों में एक बात और देख लीजिए, अगर ए वन और ए टू इक्वल रहा, ओके, इफ दे आर इक्वल टू ए डैश बोल देंगे, तो हमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलने वाला है वो 2 टाइम्स ए डैश मिलेगा, राइट है।
दोनों के दोनों सेम है तो, और यहाँ पे जो ए है वो हमको 0 मिल जाएगा क्योंकि ये मिनिमम है ना, करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये बात बनने वाली है, क्लियर। अब इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। देखो इस प्रकार से, तो आई मिनिमम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहना चाहिए, ए मिनिमम होल स्क्वायर उसका, है ना। तो ये मिनिमम मतलब क्या, A1 माइनस A2 इसका होल स्क्वायर। तो ये बना आपका आई मिनिमम। तो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स स्क्वायर। अब ये ए मैक्स क्या है, ए मैक्स का मतलब है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया भाई आपका आई मैक्स, ठीक है। दोनों इक्वेशन बता रहे इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।